सोचो, एक ऐसी ट्रेन की कल्पना करो जो पिछले 17 सालों से पूरी अर्थ के चक्कर लगा रही है। रुकी तो नहीं, रुकेगी तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये उस फ्यूचर की कहानी है जब इंसान ने खुद अपने हाथों से अपनी तबाही लिखी। 17 साल पहले बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए साइंटिस्ट्स ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक आर्टिफिशियल कूलिंग सब्सटेंस छोड़ा जिसका नाम था CW7। मकसद था अर्थ का टेम्परेचर कम करना, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। CW7 ने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि पूरी अर्थ बर्फ की एक मोटी चादर से ढक गई। एक नया आइस एज शुरू हो गया। अर्थ पर मौजूद लगभग सभी जीव जंतु खत्म हो गए, लेकिन कुछ लोग बचे, और वो लोग थे एक ट्रेन में। एक ऐसी ट्रेन जो विलफर्ड इंडस्ट्रीज ने आइस एज से पहले बनाई थी। इस ट्रेन की 33 किलोमीटर लंबी ट्रैक्स पूरी दुनिया में फैली हुई थी। ये ट्रेन हर देश से गुजरती थी, ठंड हो या गर्मी, इस पर कोई असर नहीं। इसमें एक स्पेशल इंजन था जो खुद एनर्जी जनरेट करता था और ट्रेन को फुल स्पीड पर चलाता रहता था। इस स्पीड पर ये ट्रेन साल में एक बार पूरी अर्थ का चक्कर लगाती थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सच छुपा था। ये ट्रेन ओरिजिनली अमीरों के लिए बनाई गई थी। ट्रेन के आगे वाले हिस्से में वो अमीर लोग थे जिन्होंने पैसे देकर टिकट खरीदी थी। उनके लिए हर लग्जरी मौजूद थी, आराम, खाना, एंटरटेनमेंट, सब कुछ। लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे, उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर थी। उन्हें ट्रेन के टेल सेक्शन यानी सबसे पीछे में रखा गया था। ये जगह किसी जेल से कम नहीं थी। न सोने के लिए ढंग का बिस्तर, न खाने को कुछ ढंग का। खाने के नाम पर बस एक प्रोटीन बार रोज, बस इतना। 17 सालों से यही जिंदगी थी इन लोगों की। इससे पहले भी कुछ लोगों ने रिवोल्ट किया था, लेकिन आर्म्ड गार्ड्स ने सबको खत्म कर दिया। ये गार्ड्स हमेशा टेल सेक्शन पर नजर रखते थे, कोई आवाज न उठा सके। लेकिन उन्हीं गार्ड्स की आंखें चुराकर कर्दिस एक नई रिवोल्ट की तैयारी कर रहा था। कर्दिस ये सब एक बुजुर्ग लीडर गाइलियम की लीडरशिप में कर रहा था। उसका एक ही मकसद था, किसी तरह ट्रेन के इंजन तक पहुंचना और उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना। ट्रेन के अंदर कोई था जो उनकी हेल्प कर रहा था। वो शख्स प्रोटीन बार्स में छुपाकर मैसेजेस भेजता था, अगले प्लान के बारे में बताता था। एक दिन कर्दिस को फिर एक मैसेज मिला जिसमें एक नाम लिखा था, नमोंग मीनसू। कर्दिस जानता था कि नमोंग इस ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करने वाला एक्सपर्ट है, लेकिन अभी वो ट्रेन के फ्रंट सेक्शन की जेल में बंद था। 3 कंपार्टमेंट्स आगे। प्लान सिंपल था, जब सुबह गार्ड्स प्रोटीन बार्स देने आते हैं तो आगे के 3 सेक्शंस के डोर्स खुलते हैं। उसी मोमेंट अटैक करो, गार्ड्स को पकड़ो, तीसरे सेक्शन में पहुंचो, नमोंग को फ्री करो, और फिर नमोंग आगे के सभी डोर्स खोल देगा। कुछ लोग डरे हुए थे। गार्ड्स की गन्स का क्या? कर्दिस ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, उनकी गन्स में एक भी बुलेट नहीं है। पिछली रिवोल्ट को रोकने में सारी बुलेट्स खत्म हो गई थी। रिसोर्सेज लिमिटेड थे ट्रेन में, वो सिर्फ डराने के लिए खाली गन्स रखते हैं। टेल सेक्शन में एक और कैरेक्टर था, जदगर, एक यंग लड़का जो कर्दिस को अपना हीरो मानता था और इस रिवोल्ट में पूरी तरह उसका साथ दे रहा था। लेकिन रिवोल्ट से पहले कुछ और हुआ। एक येलो कोट पहनी औरत आई अमीरों के सेक्शन से। उसने मेडिकल चेकअप का बहाना बनाकर सभी बच्चों को इकट्ठा किया और हाइट के हिसाब से 2 बच्चों को चुनकर जबरदस्ती ले जाने लगी। एक बच्चे के बाप ने गुस्से में उस पर शू फेंका, उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी वो औरत मुस्कुराती रही और बच्चों को ले गई। तभी वहाँ एक हाई रैंकिंग ऑफिसर मेसन आई। उसने उस बाप को जो सजा दी वो देखकर वहाँ मौजूद सभी की रूह कांप गई। मेसन के ऑर्डर पर गार्ड्स ने उस बेबस बाप का हाथ ट्रेन के बाहर निकाला। ठंड में इतना फ्रीज किया कि जब हैमर मारा तो वो हाथ शीशे की तरह टूट गया। वो आदमी दर्द से तड़पता रहा। मेसन ने दांत पीसते हुए रिमाइंड कराया, तुम सब यहाँ विलफर्ड की मर्सी पर हो। तुम्हारी जगह हमेशा अमीरों के जूतों के नीचे रहेगी। प्रोटेस्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं। इस जुल्म ने कर्दिस और उसके साथियों के अंदर रिवोल्ट की आग और भड़का दी। अगली सुबह सब तैयार थे। गार्ड्स प्रोटीन बार्स देने आए। डोर्स खुली। यही मोमेंट था, लेकिन बाकी लोग अभी भी डरे हुए थे, गन्स देखकर हिचकिचा रहे थे। तब कर्दिस खुद आगे बढ़ा, एक गार्ड की गन उठाई और अपने माथे पर लगाकर ट्रिगर खींच दिया। क्लिक, गन खाली थी। बस यही सिग्नल था। सभी साथी गार्ड्स पर टूट पड़े। स्टील ड्रम से बनी एक लंबी पाइप डोर्स में फंसा दी ताकि वो बंद न हो सके। बीटिंग गार्ड्स को कर्दिस और उसके साथी फाइनली जेल सेक्शन तक पहुंचे। प्रिजनर्स लॉकर्स में बंद थे। जदगर ने गार्ड से छीनी हुई चाबी से नमोंग का लॉकर खोला। नमोंग बड़बड़ाते हुए जागा। वो ट्रेन में बनने वाली एक ड्रग पिल का एडिक्ट था। वो पिल्स फैक्ट्री
वेस्ट से बनती थी और हाईली फ्लैमेबल भी थी। कर्दिस ने डील किया, हर डोर खोलने पर एक ड्रग पिल। नमोंग ने पलट कर कहा 2 पिल्स, क्योंकि मेरी बेटी योना भी साथ आएगी। डील डन। नमोंग की हेल्प से वो आगे बढ़े, 2 सेक्शंस पार किए। तीसरे सेक्शन का डोर खुला और अंदर एक आदमी मशीन फिक्स करते हुए लटका था। ये था फूड सेक्शन, जहाँ प्रोटीन बार्स बनती थी। कर्दिस ने कंटेनर्स में झांक कर देखा कि प्रोटीन बार्स किससे बनती है, और देखते ही उसका जी मिचला गया। कीड़े मकोड़े। 17 सालों से टेल सेक्शन के लोग कीड़े मकोड़ों की बनी प्रोटीन बार्स खा रहे थे। कर्दिस ने ये बात बाकी लोगों से छुपाना ही बेटर समझा। तभी कर्दिस ने देखा कि वो शेफ उसी कैप्सूल को एक प्रोटीन बार में डाल रहा है, जिसमें उन्हें मैसेजेस आते थे। कर्दिस ने शेफ को थ्रेटन किया, तुम मैसेजेस भेजते हो हमें? शेफ ने कहा, नहीं, कोई यहाँ कैप्सूल रख जाता है, मैं बस उसे प्रोटीन बार में डालकर भेज देता हूँ। कर्दिस ने मैसेज खोला, उसमें लिखा था वाटर। गाइलियम ने कहा, शायद हमारा वेल विशर हमें वाटर सप्लाई सेक्शन तक पहुँचने का इशारा कर रहा है। शेफ ने बताया, पानी का सेक्शन बस कुछ कंपार्टमेंट्स आगे है, जहाँ पानी फिल्टर और रिसाइकल होता है। गाइलियम की आंखें चमकी, अगर वाटर सेक्शन हमारे हाथ में आ गया तो अमीरों की पल्स हमारे हाथ में होगी, हमें इंजन तक जाने की भी जरूरत नहीं। पानी बंद करो और अपनी सारी डिमांड्स मनवा लो। सबका मरेल आसमान छू गया। नमो वाटर सेक्शन का डोर खोलने लगा। कर्दिस ने योना से पूछा, दरवाजे के पीछे क्या है, तुम्हें कैसे पता? योना कुछ सेंस करके दौड़ी, डोर मत खोलो, लेकिन देर हो चुकी थी। डोर खुला और सामने का नजारा देखकर सबके कदम थम गए। अंदर कई गार्ड्स खड़े थे, हाथों में एक्सेस लिए, जैसे मौत खुद सामने खड़ी हो। लेकिन कर्दिस पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसे देखकर बाकियों में भी हिम्मत आई। एक भयंकर कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुई। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर टूट पड़े, बेरमी से। तभी एक ट्रेन ऑफिसर ने लाउड स्पीकर पर चिल्लाया, रुको सब, हम याकतरीना ब्रिज से गुजरने वाले हैं। सब रुक गए। गार्ड्स ने काउंटडाउन शुरू किया। काउंटडाउन खत्म हुआ। ट्रेन ने याकतरीना ब्रिज टच किया। हैप्पी न्यू ईयर। दरअसल ये ट्रेन हर साल एग्जैक्टली इसी ब्रिज से गुजरती थी। इसी से लोगों को पता चलता था कि नया साल आ गया। लेकिन हर साल ब्रिज की ट्रैक्स पर बर्फ की रॉक हार्ड लेयर्स जम जाती थी, और जब ट्रेन उनसे टकराती तो जोरदार जोल्ट आता। ट्रेन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बर्फ की चट्टाने तोड़ते हुए निकल जाती। सब झुककर जोल्ट से बचे। नमोंग ने योना को बाहर का नजारा दिखाया। ब्रिज पार हुई, खतरा टला, और फिर फाइटिंग दोबारा शुरू। तभी मेसन आई। उसने फाइट रोक कर कहा, तुम जैसे गंदे लोगों को विलफर्ड की मर्सी की कोई कदर नहीं। जब तुम भूखे मर रहे थे तो उसने तुम्हें खाना और छत दी, और अब रिवोल्ट कर रहे हो। पनिशमेंट के तौर पर तुम में से 74% को मारा जाएगा। कर्दिस ने गुस्से में मेसन पर AX फेंका, लेकिन एक गार्ड ने हैमर से रोक दिया। मेसन बोली, अब तुम सब मरोगे। मेसन और सभी गार्ड्स ने नाइट विजन ग्लासेस पहन लिए, क्योंकि याकतरीना ब्रिज के बाद ट्रेन एक टनल से गुजरती है। लेकिन कर्दिस और उसके साथियों को ये नहीं पता था, क्योंकि वो हमेशा बंद कंपार्टमेंट्स में रहे थे। ट्रेन टनल में घुसी और पिच डार्कनेस का फायदा उठाकर गार्ड्स कर्दिस के साथियों को मारने लगे। कर्दिस और उसके साथी अंधेरे में बिना देखे एक्सेस चला रहे थे, बस सर्वाइव करने के लिए। कर्दिस चिल्लाया, टॉर्चेस भेजो। वो आदमी जिसका हाथ कटा था टॉर्चेस लेकर दौड़ा। एक के बाद एक टॉर्चेस जलाए गए। रोशनी वापस आई और कर्दिस के साथी फिर गार्ड्स पर टूट पड़े। मेसन भागने लगी। कर्दिस ने नाइफ फेंक कर उसकी टांग में मारा। वो गिर गई, लेकिन रेंगते हुए कंपार्टमेंट डोर का स्विच बंद करने की कोशिश करने लगी। कर्दिस उसे रोकने दौड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, कर्दिस मुझे बचाओ। झदगर था। एक गार्ड ने उसकी गर्दन पर नाइफ रखी हुई थी, लेकिन उस मोमेंट कर्दिस ने सिर्फ अपना गोल देखा। झदगर को मरने के लिए छोड़कर वो आगे बढ़ा और मेसन को पकड़ लिया। मेसन ने डर के मारे अपने गार्ड्स को रुकने का ऑर्डर दिया। कर्दिस के साथियों ने सभी गार्ड्स को कैप्चर कर लिया। वाटर सेक्शन अब उनके कंट्रोल में था। कर्दिस ने मेसन को थ्रेटन किया, विलफर्ड को बुलाओ वरना मर जाओगी, साथ में तुम्हारे लोगों का पानी भी बंद। मेसन ने कहा, तुम्हें गलतफहमी है, पानी यहाँ से नहीं आता। ट्रेन अपने फ्रंट पार्ट से बर्फ खींचती है और उसे पानी में कन्वर्ट करती है। विलफर्ड यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरी जान बख्शो तो मैं तुम्हें इंजन तक ले चलूंगी, जहाँ विलफर्ड रहता है। कर्दिस ने अग्री किया। गाइलियम से कहा, तुम यहाँ बाकी लोगों के साथ रहो, मैं मेसन के साथ कुछ लोगों को लेकर आगे जाता हूँ। इंजन कैप्चर करके तुमसे कांटेक्ट करूंगा। गाइलियम ने कहा, ठीक है, लेकिन एक काम करना, जैसे ही विलफर्ड मिले उसकी जुबान काट देना, उसे बोलने का मौका भी मत देना। आगे का सेक्शन अमीरों की दुनिया। टेल सेक्शन वालों को कीड़ों की प्रोटीन
बार्स और यहाँ ट्रेन में उगाए गए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। एक सेक्शन में बड़ा फिश एक्वेरियम, आगे मीट सेक्शन, फिर आया स्कूल सेक्शन। एक प्रेग्नेंट टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। हर रोज उन्हें विल्फर्ड के महान कारनामों की हिस्ट्री बताई जाती। टीवी पर दिखाया जाता कैसे विल्फर्ड ने बचपन में टॉय ट्रेन से खेला, बड़ा होकर विल्फर्ड इंडस्ट्रीज बनाई और एक ऐसा इंजन इन्वेंट किया जो कभी नहीं रुकता। आइस एज से पहले पूरी दुनिया उसकी इन्वेंशन को यूजलेस मानती थी, लेकिन आज उसी इन्वेंशन ने इंसानियत को बचाया। टीचर ने बच्चों को डेली रिमाइंडर दिया, ये ट्रेन कभी नहीं रुकनी चाहिए, अगर रुकी तो इंजन फ्रीज हो जाएगा और सब मर जाएंगे। तभी लंच टाइम आई। एक आदमी एग से भरी कार्ट लेकर आया। बच्चे खुशी से उछल पड़े। एग्स अब बहुत प्रेशियस चीज थी, अमीरों को भी न्यू ईयर पर ही मिलते थे। उस आदमी ने टीचर को एग्स की बास्केट दी। कर्दिस को भी एक एग मिला, लेकिन जब कर्दिस ने एग खोला, अंदर एक मैसेज कैप्सूल था। उसमें लिखा था ब्लड। अचानक वो एग डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आदमी एग्स के बीच छुपी गन निकालकर इंडिस्क्रिमिनेटली फायर करने लगा। उधर टीचर ने बास्केट से गन निकाली और कर्दिस के एक साथी को बुलेट से भून दिया। फिर कर्दिस पर भी फायर शुरू। कर्दिस के एक साथी ने नाइफ फेंककर टीचर को खत्म किया, लेकिन गन मेसन के हाथ लग गई। कर्दिस ने मेसन को भी वही फिनिश कर दिया। दूसरी तरफ उस आदमी ने कार्ट पलट दी। अंदर ढेर सारी गन्स थी। उसने सभी गार्ड्स को फ्री कर दिया। गार्ड्स ने सेलेक्टिवली कर्दिस के साथियों को मारना शुरू किया। फिर टीवी स्क्रीन ऑन हुई। सीसीटीवी फुटेज दिख रही थी। गार्ड के लीडर ने गाइलियम को मार दिया था। कर्दिस का खून खौल गया। गन उठाई और बचे हुए साथियों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन अब गार्ड का लीडर कर्दिस के पीछे था। आगे थी अमीरों की दुनिया जो कर्दिस और उसके साथियों को नफरत से देख रहे थे। वो आगे बढ़ा। एक स्पास सेक्शन आई। गार्ड के लीडर ने वहां पहुंचकर बुलेट्स की बारिश कर दी। कर्दिस के सभी बचे हुए साथी खत्म हो गए, लेकिन कर्दिस, नमोंग और योना उसे मारकर एस्केप करने में सक्सेसफुल रहे। आगे का सेक्शन जनकीज का अड्डा। अमीर लोग ड्रग्ड होकर पड़े थे। नमोंग और योना ने ड्रग पिल्स उठाई और उनके गर्म कपड़े चुराए और फाइनली वो इंजन कैबिन के सामने खड़े थे। अंदर था विल्फर्ड। योना ड्रग से अनकॉन्शियस हो गई। कर्दिस पागलों की तरह डोर पर मुक्के मार रहा था। नमोंग, जल्दी खोलो। नमोंग ने उसे शांत किया। इतनी डेस्परेटली क्यों जाना चाहते हो विल्फर्ड के पास? कर्दिस की आंखें भर आई। तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुमने टेल सेक्शन में जिंदगी नहीं जी। 18 साल पहले जब हजारों बेबस लोग इस ट्रेन में चढ़े, विल्फर्ड ने शेल्टर दिया, लेकिन अगले ही दिन उसने गार्ड्स भेजे जिन्होंने हमारा सारा खाना पानी छीन लिया और हमें जानवरों की तरह पीछे कैद कर दिया। कुछ दिनों बाद भूख से पागल लोग कमजोर इंसानों को खाने लगे। मैं भी उन्हीं लोगों में था। एक औरत थी जिसने अपने बच्चे को हमसे छुपाया था। मैंने उस औरत को नाइफ से मार दिया, उसके बच्चे को छीन लिया और हम सब उस बच्चे को खाने वाले थे। तभी एक बूढ़ा आदमी आया। उसने मुझसे नाइफ मांगी। हमने सोचा वो खुद बच्चे को मारेगा, लेकिन उसने वो नाइफ अपने ही हाथ पर चलाई और अपना हाथ काटकर हमें देते हुए कहा, अगर भूखे हो तो ये खाओ, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। सबने नाइफ्स नीचे रख दी। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, गाइलियम था और वो बच्चा जिसे हम खाने वाले थे झदगर था। उसकी माँ को मैंने मारा था। तब से आज तक मैं इसी पछतावे में जी रहा हूँ। कर्दिस ने रोते हुए कहा। इसीलिए 18 सालों से विल्फर्ड के खिलाफ ये नफरत की आग मेरे अंदर जल रही है। अब मौका मिला है, प्लीज ये डोर खोलो। लेकिन नमोंग ने कहा, कर्दिस, मैं डोर खोलना चाहता हूँ, लेकिन विल्फर्ड के कैबिन का नहीं, बाहर का, वो डोर जो 18 सालों से सील्ड है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। कर्दिस ने कहा, क्या तुम बाहर बर्फ में फ्रीज होकर मरना चाहते हो? नमोंग ने कहा, 18 सालों से मैं याकतरीना ब्रिज को देखता आया हूँ। वहाँ एक क्रैश्ड प्लेन है जो बर्फ में दबा है। हर बार उसका थोड़ा हिस्सा दिखता था, इस बार आधे से ज्यादा दिख रहा था। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, बर्फ पिघल रही है। अब बाहर डेडली ठंड नहीं है। गर्म कपड़े पहनकर निकलेंगे तो फ्रीज नहीं होंगे। कर्दिस को लगा नमोंग का दिमाग खराब हो गया है। नमोंग ने ड्रग पिल्स को मिलाकर एक बॉम्ब बनाया, उसमें बाती लगाई। वो ट्रेन का डोर उड़ाने वाला था, लेकिन एक ही मैच स्टिक बची थी कर्दिस के पास और कर्दिस ने देने से मना कर दिया। तभी विल्फर्ड की कैबिन का डोर खुला। वही येलो कोट वाली औरत निकली। उसने नमोंग को गोली मार दी। फिर कर्दिस से बोली, विल्फर्ड तुमसे खुश है, तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। कैबिन के अंदर विल्फर्ड आराम से खाना पका रहा था। कैसे हो मेरे बच्चे? टेल सेक्शन से यहाँ तक पहुँचने वाले तुम पहले इंसान हो।
मैं इम्प्रेस्ड हूँ। कर्दिस का गुस्सा फटने को था। तुम्हें क्या हक है हम गरीबों की जिंदगी से खेलने का? अमीरों को लग्जरी और गरीबों को जानवरों जैसी जिंदगी। विल्फर्ड ने शांति से कहा, कर्दिस, सबकी जगह पहले से डिसाइड थी। सच ये है कि हम सब इस ट्रेन में कैद है। रिसोर्सेज इतने लिमिटेड है कि सबको इक्वल नहीं दे सकते। फूड, वाटर और पॉपुलेशन सब कंट्रोल करना जरूरी है। जानते हो पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे तुम्हारे लोग वॉर के लिए प्रिपेयर होते हैं, वैसे ही फ्रंट सेक्शन के लोग भी। दोनों ग्रुप्स लड़ते हैं, मरते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। गाइलियम और मेरा ये प्लान सालों से चल रहा था। कर्दिस हक्का बक्का, गाइलियम और तुम्हारा प्लान अभी तक समझे नहीं? गाइलियम मेरा पार्टनर था। जो मैसेजेस तुम्हें मिलते थे वो मैं भेजता था। जब भी पॉपुलेशन बढ़ती मैं गाइलियम को मैसेज करता। गाइलियम टेल सेक्शन में रिवोल्ट की आग भड़काता। फ्रंट सेक्शन के लोग काउंटर करते। दोनों लड़ते मरते, पॉपुलेशन कंट्रोल होती। अग्रीमेंट ये था कि गाइलियम कभी टेल सेक्शन वालों को फ्रंट सेक्शन तक नहीं पहुंचने देगा, लेकिन तुम पहुंच गए, इसीलिए गाइलियम को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कर्दिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। विल्फर्ड ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तुम स्मार्ट हो, करेजियस हो, ट्रेन की जिम्मेदारी तुम संभालो। कर्दिस सोच में पड़ गया। इसी बीच योना ने होश संभाला। बाहर ड्रग्ड अमीरों ने नमोंग पर अटैक किया। नमोंग उनसे उलझ गया। योना विल्फर्ड के कैबिन का डोर खोलने की कोशिश करने लगी। कर्दिस से मैच स्टिक चाहिए थी। डोर खुला। वो औरत गन लेकर निकली, लेकिन योना ने डोर के पीछे छुपकर उसे खत्म कर दिया। योना अंदर गई, मैच स्टिक मांगी, लेकिन कर्दिस विल्फर्ड की बातों में आ चुका था। उसने योना को पीछे धकेल दिया। तभी योना को जमीन पर कुछ दिखा। उसने स्पून से एक टाइल हटाई और नीचे जो था उसे देखकर कर्दिस और योना दोनों स्तब्ध हो गए। नीचे एक बच्चा एक मैकेनिकल पार्ट की तरह मशीन में फिट होकर काम कर रहा था। वही बच्चा जिसे वो औरत शुरू में टेल सेक्शन से ले गई थी। विल्फर्ड ने कैजुअली कहा, सरप्राइज्ड? ट्रेन को पार्ट्स चाहिए, यहाँ नए पार्ट्स बनाना पॉसिबल नहीं। इस छोटी जगह में सिर्फ बच्चे फिट हो सकते हैं। टेल सेक्शन वाले बच्चे पैदा करने में कमी नहीं करते, इसीलिए हमें वहाँ से बच्चे चाहिए। बस ये सुनते ही कर्दिस ने विल्फर्ड को पीट पीट कर खत्म कर दिया। फिर मैच स्टिक योना को दी। रनिंग मशीन में अपना हाथ डालकर उस बच्चे को बाहर निकाला। उसका अपना हाथ कट गया। योना ने बॉम्ब जलाया और विल्फर्ड के कैबिन में उस बच्चे को लेकर छुप गई। नमोंग ने डोर बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्विच में मैलफंक्शन था। कर्दिस और नमोंग ने योना और बच्चे को कवर करते हुए उन्हें प्रोटेक्ट किया। बूम! ट्रेन का डोर उड़ गया। इंजन सेफ था। ट्रेन अभी भी फुल स्पीड पर थी, लेकिन उस मोमेंट ट्रेन एक आइस माउंटेन के पास से गुजर रही थी। ट्रेन में हुए एक्सप्लोजन की वजह से पहाड़ पर एवलांच आ गया। बर्फ की वो विशाल दीवार ट्रेन से टकराई। ट्रेन डिरेल हो गई। फ्रंट पार्ट आगे एक टनल में घुसकर तबाह हो गया। बैक पार्ट गहरी खाई में जा गिरा। ट्रेन में सवार सब लोग मारे गए, लेकिन कर्दिस और नमोंग की सैक्रिफाइस की बदौलत योना और वो छोटा बच्चा बच गए। योना गर्म कपड़े पहने हुए ट्रेन से बाहर निकली और तभी उसे दिखा एक पोलर बेयर। नमोंग सच कह रहा था। अर्थ पर अब डेडली ठंड नहीं थी। जिंदगी फिर से पनपने लगी थी। योना उस बच्चे का हाथ थाम कर आगे बढ़ी, एक नई जिंदगी की तलाश में। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बने रहें। मिलते हैं अगली बार।